कि एक फैंटेसी स्पोर्ट्स की कंपनी का जो मालिक है उसने सैकड़ों करोड़ 100 करोड़ से ज़्यादा का एक की प्रॉपर्टी जो है मुंबई में खरीदी। लेकिन सवाल ये है कि पैसा तो माना ये जा रहा था ना कि जीतने वाले के पास जाने वाला था, ये लॉटरी चलाने वाले के पास कैसे चला गया? इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझिए, क्योंकि जिस समाज में, आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर, जिस समाज में निराशा ज़्यादा बढ़ती जाती है, उस समाज में इस किस्म की किस्मत पर आधारित युवाओं को यह गलतफहमी कैसे है कि आप कहीं 30 रुपया लगाएंगे और आपको 1 करोड़ रुपया, या 50 रुपया लगाएंगे आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वो कहाँ से आएगा? हम इस विवाद में नहीं जाते फिलहाल कि ये गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक वाली जो ड्युअलिटी है, इसके बीच का जो अंतराल है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आपके पास वे सारे विज्ञापन तो पहुंच ही रहे होंगे जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप 50 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए लगाइए और फिर आपके पास अवसर है लाखों, शायद करोड़ों रुपए जीतने का। हैरानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक समाज के तौर पर हमारे यहाँ इस तरीके के खेलों में शामिल होने और उनमें बर्बाद होने का एक बहुत पुराना इतिहास है। आखिर युधिष्ठिर बैठे थे इसी किस्म के एक खेल के लिए और वे एक एक कर सब कुछ हार गए थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी। तो हम एक समाज के तौर पर इस तरह के खेलों, इस तरीके के जुए, इस तरह की गैम्बलिंग को लेकर ना जाने क्यों पहले से ही एक ऐसा समाज है जो मानो तैयार है। मुगल पीरियड में हम लोगों ने देखा, अगर आप जाएं अकबर के महल में फतेहपुर सीकरी, तो वहाँ आपको बाकायदा चॉपर बना हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि भारतीय समाज में एक्सेप्टेंस रहा है इस किस्म के जुए को लेकर। बस अंतर यह है कि अब यह ऑनलाइन खेले जाने लगा है, क्योंकि जब अंग्रेज भारत पहुंचे और उन्होंने 1867 में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बनाने की कोशिश की, जो कि उस किस्म की एक नैतिकता के तहत था, जिसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि ये बुरी चीज़ें हैं, इन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। और मज़ेदार बात है कि यही 1867 का एक्ट ही अभी तक हमारे यहाँ गैम्बलिंग को, जुए को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि डिजिटल बैटिंग पर बहुत कारगर है नहीं, आप जानते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज में आजकल युवाओं में खास तौर पर ये जो एक नए किस्म का नशा, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बैटिंग, ये जो एक पूरा हम देख रहे हैं कि फिनोमिना पैदा हुआ है, उसे लेकर जो युवा शामिल हो रहे हैं, उसे क्या नुकसान हो सकता है और इसका क्या मूलतः मतलब है। पहले फैंटेसी स्पोर्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल में खबर आई थी कि एक फैंटेसी स्पोर्ट्स की कंपनी का जो मालिक है उसने सैकड़ों करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा का एक की प्रॉपर्टी जो है मुंबई में खरीदी। लेकिन सवाल ये है कि पैसा तो माना ये जा रहा था ना कि जीतने वाले के पास जाने वाला था, ये लॉटरी चलाने वाले के पास कैसे चला गया? इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझिए, क्योंकि जिस समाज में, आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर, जिस समाज में निराशा ज़्यादा बढ़ती जाती है, उस समाज में इस किस्म की किस्मत पर आधारित अचानक आपके हाथ लॉटरी लग जाएगी, आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, ये उम्मीदें जोर मारने लगती हैं। ये एक निराशा से भरे हुए समाज की पहचान होती है जब उसकी उम्मीदें इस किस्म की चीज़ों पर आने लगे। और अब भारत में आपको लगातार ये होते हुए देख रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि समाज में मुख्यतः अपनी मेहनत से, अब तरक्की से, अपनी पढ़ाई लिखाई से आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी कम होती दिखाई देती हैं। तब आप क्या करते हैं? फिर आप उन चीज़ों की तरफ मुड़ते हैं जिन्हें डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। बल्कि समाज में कई बार ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शन जानबूझ के बढ़ाए जा रहे हैं। अब जो ऑनलाइन किस्म के मनोरंजन हैं वो एक के बाद परोसे जाते हैं, जैसे कि आपको ऑनलाइन गेमिंग परोसी जाती है, आपको IPL जैसे चीज़ें परोसी जाती हैं, या फिर OTT और जो हमारा मनोरंजन जगत है वहाँ से डिस्ट्रैक्शंस परोसे जाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस किस चीज़ से रोकने के लिए है, ये एक अलहदा सवाल है, गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि हर समाज में जहाँ जहाँ असंतोष बढ़ने की आशंका होती है, वहाँ सत्ता अक्सर डिस्ट्रैक्शंस को जन्म देती है, उनको बढ़ावा देती है। लेकिन फिलहाल हम एक डिस्ट्रैक्शन की बात करें, और ये है जो फैंटेसी स्पोर्ट्स के तौर पर आपको चारों तरफ दिखाई देता है।
अगर आप इसको एक उद्योग के तौर पर देखें तो ये बताया गया कि 2016 में यह $300 मिलियन की इंडस्ट्री थी, जो कि 2023 में $677 मिलियन हो गए। जल्दी ही कहा गया कि ये 2030 तक $2.3 बिलियन हो जाएगी। अब इसको अगर आप इस दर को समझने की कोशिश करते हो, लगभग 20% की दर से यह बढ़ रहा है। आखिर युवाओं को यह गलतफहमी कैसे है कि आप कहीं 30 रुपया लगाएंगे और आपको 1 करोड़ रुपया, या 50 रुपया लगाएंगे आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वो कहां से आएगा? अगर जरा सोच के देखिए कि किसी भी लॉटरी उद्योग का या इस किस्म के उद्योगों का मूल सिद्धांत क्या है। वही है जो आपकी गली में डलने वाली कमेटी में होता है कि आप सब 20 लोगों ने मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा किया, बाद में वो सारा का सारा पैसा एक को दे दिया। वहां कम से कम इतनी ईमानदारी होती है कि सारा का सारा पैसा एक को दे दिया। यहां पर सारा का सारा पैसा देने की जगह उसमें से कुछ कट उस ऑर्गेनाइजर ने ले लिया जिसने इस चीज के बहाने आपको बुलाया था, और बाकी जो है बांट दिया और किसी एक को थोड़ा ज्यादा दे दिया, और आपको लगातार वह एक दिखाई देगा जिसे कि बहुत ज्यादा पैसा मिला, और आप उम्मीद करेंगे कि अगली बार आपका 50 रुपया बढ़कर 50 लाख हो जाएगा। होता नहीं। दरअसल सच्चाई यह है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की अपेक्षाएं की गई हैं कि आप इन चीजों से दूर रहेंगे। यद्यपि अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो कानून में एक पेच, एक तरह का वाया मीडिया निकालने की कोशिश की गई है। दो चीजों में अंतर करने की कोशिश की गई। एक कहा गया है द गेम ऑफ स्किल्स, और दूसरा कहा गया गेम ऑफ लक। गेम ऑफ लक को माना गया कि ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हो तो इस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाकर इसे रेगुलेट करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन जो गेम ऑफ स्किल है उसके लिए कहा गया ये अलाउड है। अब गेम ऑफ स्किल क्या है? गेम ऑफ स्किल है कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप एक काल्पनिक तरीके से एक टीम बनाएंगे, और वह टीम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसकी तुलना में कैसे करेगी। या घुड़सवारी के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई थी। आप जानते हैं कि जब रेस गैम्बलिंग होती है उसमें भी ऐसा ही किया जाता है, उसे भी कहा गया कि ये गेम ऑफ स्किल है। हम इस विवाद में नहीं जाते फिलहाल कि ये गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक वाली जो ड्युअलिटी है, इसके बीच का जो अंतराल है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम ज्यादा गंभीर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, और वह सवाल यह है कि भारतीय समाज का इनके प्रति झुकाव या लगाव इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा? क्यों करोड़ों युवा, क्योंकि जब तक करोड़ों शामिल नहीं होंगे तब तक वह बड़ी प्रॉपर्टीज इन फैंटेसी गेम के मालिकों की नहीं बन पाएंगी। तो ये जो करोड़ों युवा हैं, ये इस ओर आकर्षित कैसे हो पाते हैं? कैसे एक के बाद एक वे रोल मॉडल्स, जिन्हें आप इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, जिन्हें आप अपने रोल मॉडल स्पोर्ट्समैन कहते हैं, वे लोग जिनकी तरफ आप आदर्श की तरह देखते हैं, मॉडल्स हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं और फिल्म स्टार्स हैं, वे सब के सब आपको क्यों आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं इस एक अलग किस्म की जुएबाजी की तरफ? क्यों आपको यह भ्रम दिया जा रहा है कि आप बिना कुछ किए एक छोटी सी राशि लगाकर अगर आप बैठ जाएंगे तो कोई और जो वास्तव में खेल खेल रहा है, जो वास्तव में क्रिकेट के ग्राउंड पर है या वास्तव में किसी जगह पर खेल रहा है, वो आपके लिए इतनी बड़ी धनराशि जीतकर आपको देगा, क्योंकि वह उस अनुसार अपना खेल खेलेगा जिस अनुसार से आपको अंततः लाभ होगा। खैर, उन सब लोगों का अपना रोजगार है, उन सब लोगों के पास अपने संसाधन है जिसके तहत वो ऐसा कर सकते हैं, उनको ऐसा करने का हक भी है। लेकिन क्या आपको यह जो गोरख धंधा है इस पर ध्यान से देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? क्या वास्तव में युवाओं को इस मोह में, अब अलग अलग कंपनियां हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कुल मिलाकर मूल सिद्धांत वही है। सिद्धांत यह है कि आप यह मानकर चलिए कि रातों रात अमीर हुआ जा सकता है। आप यह मानकर चलिए कि जुएबाजी वास्तव में एक वैध तरीका हो सकती है। ये आपका इन चीजों में शामिल होना वास्तव में एक वैध तरीका हो सकता है रातों रात अमीर होने का। दरअसल रातों रात अमीर होने की कोई संकल्पना होती नहीं।
मैं मान रहा हूं, बार बार हम कह रहे हैं कि हाई कोर्ट्स ने ये कहा, 2017 का स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया कि ड्रीम्स 11 जो है वो लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 91G के तहत इस बात की गुंजाइश छोड़ी जा सकती है कि इनको स्वीकार किया जाए। लॉ कमीशन ने भी इस बात को कहने की कोशिश की कि प्रोहिबिशन जब किया जाता है, जब रोकने की कोशिश की जाती है, जब बैन करने की कोशिश की जाती है, तो चीजें अंडरग्राउंड चली जाती है। और ऐसा हम देखते हैं, ये ऑनलाइन बैटिंग के लिए भी देखते हैं। भारत में ऑनलाइन बैटिंग उस तरीके से नहीं दिखाई देती, लेकिन हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स हैं और ऑनलाइन की दुनिया में फिर उसके बाद कोई अंतर नहीं रह जाता। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में वास्तव में टिकटें खरीद सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, और फिर आप उसमें जीतने की संभावनाएं देख सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे के सारे जो रास्ते हमें युवाओं के बीच दिखाई दे रहे हैं, ये उस नशे की तरह है, उस एडिक्शन की तरह है, जो एडिक्शन आपको आपकी मूल समस्याओं से दूर ले जाने की कोशिश करता है। सरकार के पास रेगुलेशन से टैक्सेस पहुंच सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नहीं, ये चूंकि बैटिंग थी इसलिए हम 30% टैक्स लेंगे। सामान्य स्थिति में हो सकता है कि वो कहें कि नहीं, 18% या 20% लेंगे, या सरकार जो है और रेगुलेशन की कोशिश कर सकती है। मैं सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहों से नहीं देख रहा हूं। मैं ये कह भी नहीं रहा हूं कि आप इनको बैन कर देंगे तभी ये चीज खत्म होगी। मैं सवाल उठा रहा हूं कि भारतीय समाज में ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। रोमन साम्राज्य में जिस समय स्थितियां खराब थीं, उस समय ग्लैडिएटर्स के युद्ध के साथ यही होता। ग्लैडिएटर्स के युद्ध के तौर पर एक नशा परोसा जाता था आम रोमन जनता को, और रोमन जनता जो है डिस्ट्रैक्ट होकर अपने राजनीतिक सवाल, सामाजिक सवाल नहीं उठाती थी। बिल्कुल ऐसा ही हम अमेरिका में होते हुए देखते हैं फुटबॉल के साथ, ऐसा ही भारत में होते हुए देखते हैं क्रिकेट के साथ, और आजकल हम देख रहे हैं इन ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों के साथ। किस चीज से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है? एक शिक्षक होने के नाते मैं गुजारिश करता हूं, इस नशे से परे देखने की कोशिश कीजिए, इस स्मोक स्क्रीन से परे देखने की कोशिश कीजिए। दिल ही दिल आप भी जानते हैं कि आपके 30 रुपए से कोई 1 करोड़ रुपए आपको नहीं मिलने वाले, और मिलेंगे भी तो किसी और से छीन कर ही मिलेंगे, उसका क्या लाभ होने वाला है। लेकिन वे कौन सी चीजें हैं जिनकी तरफ देखने से आपको संभवतः रोका जा रहा है? वे कौन सा असंतोष है जिसे दबाने के लिए, जिसे ध्यान भटकाने के लिए आपको इन खेलों में, इन ग्लैडिएटर युद्धों में, इस चौपड़ के गेम में, इस डाइस के गेम में, इस गैम्बलिंग में, इस क्रिकेट के खेल में आपको डुबोया जा रहा है?